WWE के 3 मेगा स्टार्स रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर एंड द रॉक के प्लान्स को लेकर गाइस कुछ मेजर अपडेट्स हैं और ये काफी डिपेंड करने वाली है कि आने वाले टाइम के अंदर जो WWE के अंदर प्रोडक्ट है उसको हम किस तरीके से एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि इसमें इंक्लूड हैं रेसलमेनिया के प्लान्स। और गाइस रॉ और स्मैकडाउन की जो रेटिंग्स हैं वो भी सामने आ चुकी है। रैंडी ओर्टन जा रहे हैं WWE चैंपियनशिप के लिए एंड पॉसिबली क्या वो WWE चैंपियनशिप को जीत भी सकते हैं। इन सारी चीजों को गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बस आप लोग इस वीडियो के साथ बिल्कुल चिपके रहना एंड फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. अब गाइस जैसे कि आपको पता है रोमन रेंज के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ एक साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। तो गाइस इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड हमने पॉडकास्ट का एपिसोड डाल दिया है। मतलब रोमन रेंज की पिछले समर स्लैम से लेकर इस समर स्लैम तक पूरी जो जर्नी है ना, हम लोगों ने वो कवर करी है। अगर आपने रोमन रेंज का ये पूरा एक साल एंजॉय किया तो डेफिनेटली उस पॉडकास्ट को भी आप लोग एंजॉय करोगे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। क्या अच्छी बातें थी, क्या बुरी बातें थी, ऑब्वियसली ज्यादा बातें यहाँ पर अच्छी थी। तो भाई आपको पूरा मजा आ जाएगा इस एपिसोड को देखे, कैसे रोमन रेंज का ये हील वाला कैरेक्टर फेस वाले कैरेक्टर से बढ़िया है। सारी बातें हैं, पॉडकास्ट सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको पता है हमेशा ही होते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्पॉटिफाई के ऊपर जाके आप लोग सुनो, फ्री है गाइस। स्पॉटिफाई की ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, मजे से सुन सकते हो। तो भाई जाओ जाके सुनो, वापस आके इस वीडियो के नीचे कॉमेंट भी करना कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट जो है पॉडकास्ट के एपिसोड के अंदर कौन सा लगा। तो फिर बताना आप लोग, पूरा डेडिकेटेड बनाया, मुझे लगा कि भाई इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, आपको भी मजा आएगा। खैर हम लोग चलते हैं अपनी अपडेट्स के ऊपर और सबसे पहले बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की। तो गाइज समर स्लैम के बाद का जो रॉ का एपिसोड था उसने तो अच्छे दिन देख लिए, उसकी व्यूअरशिप तो 2 मिलियन से ऊपर चली गई। लेकिन अब जो हाल है वो फिर से रॉ का हो चुका है बेहाल। इतना भी बेहाल नहीं हुआ, लेकिन 2 मिलियन से नीचे आ चुकी है व्यूअरशिप, क्योंकि इस हफ्ते जो व्यूअरशिप है वो 7.7% ड्रॉप हो गई और रॉ को व्यूअरशिप मिलती है 1.907 मिलियन व्यूअर्स। अब मैं ये नहीं कह सकता कि रॉ का एपिसोड अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जैसे होता है बेकार वैसा था। इस हफ्ते हमको रॉ के ऊपर कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसने मुझे तो एटलीस्ट एंटरटेन किया था। लेकिन फिर भी आपको पता है जैसे शो होते हैं उस हिसाब से रेटिंग्स आती नहीं है, तो इस बार भी रॉ का कुछ ऐसा ही सीन है। अभी रैंडी ओर्टन के रिगार्डिंग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के बारे में। तो मैंने आपको स्मैकडाउन की रेटिंग्स भी नहीं बताई थी। 2.8 मिलियन व्यूअर्स वो सपने ही रह गए भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि एनएफएल की वजह से जो रेटिंग्स हैं वो काफी इन्फ्लेटेड हैं। अभी जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो काफी हद तक नीचे ड्रॉप हो सकते हैं, इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं। और एक्चुअल में जो नंबर्स हैं वो काफी मतलब काफी ज्यादा ड्रॉप हो गए, क्योंकि जो रेटिंग्स है वो तो भाई 21.71% नीचे आई है यहाँ पर जो एक्चुअल नंबर्स हैं उससे, क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग्स है वो सिर्फ 2.250 मिलियन व्यूअर्स है, जो कि वैसे तो बढ़ी है 7% पिछले हफ्ते से, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जैसे कि कह रहे थे कि भाई 2.8 मिलियन है। पिछले हफ्ते वैसे अगर आपको नहीं पता तो व्यूअरशिप थी 2.102, लेकिन जो इस हफ्ते की आई थी वो थी 2.250। मतलब ऐसा नहीं है कि 2.8 मिलियन के आसपास चलेगी। और उधर हमारी जो बैकी लिंच है वो तो अपने आप को रेबा का रेटिंग करके जो है अपने आपको ही बता रहे हैं कि वो रेटिंग्स लेकर आई है। तो मतलब मैंने सही कहा था कि गांव बसा नहीं, वो लोग पहले आ गए, तो वही वाला सीन था यहाँ पे। लेकिन हाँ ये थोड़ा सा मतलब यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि रेटिंग्स के जो ओवरनाइट रेटिंग्स के नंबर है वो इतने ज़्यादा गड़बड़ हो जाए। लेकिन इस बार मैंने आपको पहले से वार्निंग दे दी थी कि एनएफएल की वजह से मामला ऊपर नीचे होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना ज़्यादा हो जाएगा ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लग रहा था 2.8 है तो एटलीस्ट 2.5 के आसपास तो होगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर की वजह से भी हो सकता था कि बहुत सारे लोग शो को ट्यून करते, लेकिन कोई भी ऐसा रीज़न नहीं रहा जिसकी वजह से स्मैकडाउन के नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़े। 2.2 स्टिल एक अच्छा नंबर है, लेकिन स्टिल समर स्लैम के बाद वाले शो से स्मैकडाउन से मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वैसा यहाँ पर कुछ सीन बना नहीं। और जो स्माइल एक बार को आई होगी वो स्माइल जो है नॉर्मल सी बन गई विंस मैकमैन के चेहरे पर भी। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइज हम लोग चलते हैं और विंस मैकमैन की बात कर लेते हैं। और गाइज इस हफ्ते रॉ के एपिसोड में बैक स्टेज जो माहौल था ना उसको लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं हमारे लिए। तो क्योंकि आपको पता है ना, हमको तो भाई कहीं पर तमाशा चल रहा होता है तो उसको देखने में काफ़ी मज़ा आता है। तो तमाशा रॉ पर बैक स्टेज ये चल रहा था कि विंस मैकमैन को जो ओरिजिनल प्लान्स से मंडे नाइट रॉ के इस हफ्ते वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। आपको पता होगा ना WWE एडवर्टाइज कर रही थी शेमस और बॉबी लैशली का मैच, मिज और मॉरिसन का मैच। क्या वो चीज़ हमने रॉ के एपिसोड में कहीं पर देखी? क्यों नहीं देखी? क्योंकि विंस मैकमैन ने सारी चीज़ों को फाड़ दिया। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि विंस मैकमैन ने स्क्रिप्ट को कई बार फाड़ दिया। स्क्रिप्ट उन्होंने कहा कि मुझे बकवास लग रही है, उनके सामने फिर जो क्रिएटिव लोग हैं उन्होंने नए आइडियाज़ फिर से पिच किए, उनको आइडियाज़ पसंद नहीं आए और बार बार स्क्रिप्ट चेंज होती रही। और विंस मैकमैन की जो एग्जैक्टली यहाँ पर वर्ड मैं आपको कोट करके बताता हूँ वो है
एंग्री एंड लाउड। विंस मैकमैन सारे लोगों पर चिल्ला रहे थे, वो काफी गुस्सा थे और माहौल बैक स्टेज बिल्कुल भी मंडे नाइट रॉ पर अच्छा नहीं था। और इवेंचुअली जो फिर मैचेस बने वो वही थे जो आपने रॉ पर देखे, जहां पर रैंडी ऑर्टन और रिडल ने जो है चैंपियनशिप्स को डिफेंड किया अगेंस्ट बॉबी लेस्ली एमवीपी, और इसके अलावा हमने वो ट्रिपल थ्रेट मैच देखा था। लेकिन फिर भी विंस मैकमैन का मूड काफ़ी ज़्यादा खराब था और उनको जो है कुल मिला के रॉ पर जो सारी चीज़ें हुई वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अब गाइज ये जो माहौल जब ऐसा बनता है ना रॉ पर बैक स्टेज, तो चीज़ें मंडे नाइट रॉ पर काफ़ी उथल पुथल वाली होती हैं। ओवरऑल फिर भी मैं कहूँगा शो पर जो चीज़ें हुई एटलीस्ट वो देखने लायक बन गई, क्योंकि यूजुअली जब इतनी ज़्यादा बार रीराइट्स होते हैं रॉ के एपिसोड में तो चीज़ें फिर बेकार बन जाती हैं। लेकिन ये था भाई बैक स्टेज माहौल, और इस चीज़ से अभी किस चीज़ की तरफ हमको इशारे मिलते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल विंस मैकमैन का मूड खराब हो गया, और विंस मैकमैन के मूड का खराब होना कहीं से भी सही तरफ इशारे नहीं जाते, ये बात मैं आपको अभी से बता देता हूं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो रॉ के एपिसोड में हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखी और वो था ड्रू मैकिंटायर का पिन होना डेमियन प्रीस्ट से। अब हमने मैच के अंदर शेमस को भी देखा था, बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा ट्रिपल थ्रेट मैच है तो ऑब्वियसली शेमस यहाँ पर पिन हो जाएंगे, ड्रू मैकिंटायर को जो है प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन ड्रू मैकिंटायर मैच में पिन हो गए। बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि भाई ये तो वही बंदा था ना जो पिछले साल रेसलमेनिया के अंदर ब्रॉक लेसनर के एक F5 पड़ने के बाद 1 पर किक आउट कर गया था। तो ये भाई डेमियन प्रीस्ट का फिनिशर ऐसा क्या आ गया कि ड्रू मैकिंटायर 3 पर किक आउट नहीं कर पाया। खैर वो बातें आपको पता अलग अलग चलती रहती हैं। लेकिन गाइस एक्चुअल में यहाँ पर वो जो एक रूमर नहीं आया था बहुत टाइम पहले, वो और ज्यादा पुख्ता होता हुआ नजर आ रहा है कि WWE ड्रू मैकिंटायर को स्मैकडाउन के ऊपर भेजना चाह रही है। और क्योंकि जब WWE ने प्लान बना ही लिया है ड्रू मैकिंटायर को एक तरीके से रीसेट बटन दबाने का, तो एक्चुअल में वो यहाँ पर एक तरीके से ड्रू मैकिंटायर का यूज कर रही है दूसरे सुपरस्टार को ओवर करने के लिए। क्योंकि जब उन्होंने एक बार एक तरीके से रिफ्रेश बटन या रीसेट बटन दबाने का सोच लिया ड्रू मैकिंटायर के साथ कि वो रॉ ब्रांड के ऊपर रहने ही नहीं वाले, उनको भेजना ही स्मैकडाउन के ऊपर है, तो रॉ के ऊपर उनके साथ अगर वो थोड़ा सा ऐसे मामला लुच्चू पुच्चू सा कर भी दें तो ज्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं। क्योंकि जब उनकी जब नई शुरुआत ही करनी है स्मैकडाउन के ऊपर तो उनका इस तरीके से यूज किया जा सकता है। ये आइडिया था ड्रू मैकिंटायर को पिन करवाने का रॉ के ऊपर, और मेरे ख्याल से सही भी है थोड़ा सा, क्योंकि हमेशा तो आप किसी एक सुपरस्टार को पुश कर नहीं सकते ना। लेकिन हाँ देख के थोड़ा सा बुरा फील जरूर होता है एक सुपरस्टार के लिए जब हम उनको एक मेन इवेंट पर देखते हैं। लेकिन हाँ जब मेन इवेंट पर देखते हैं लगातार तब भाई उसी के लिए क्रिटिसिज्म भी होता है। तो भाई दो धारी तलवार ही है यहाँ पर ये किसी सुपरस्टार के लिए, जब उसको पुश करते हैं तो फिर ऐसी बात, अब नहीं करते तो फिर ऐसी बात। बाकी इसके ऊपर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन हाँ इस बात के रूमर और तेज हो चुके हैं कि ड्रू मैकिंटायर को अब जो ये ड्राफ्ट आने वाला अक्टूबर के अंदर स्मैकडाउन में भेजने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। और गाइस कल रॉ की जो मैंने वीडियो बनाई थी वहां पर मैंने आपसे कहा नहीं था कि ऐसा लग रहा है कि शायद रैंडी ऑर्टन के प्लान्स हैं, शायद ऐसा लग रहा है देखकर कि बॉबी लैशली के साथ उनका एक्सट्रीम रूल्स के अंदर मैच हो सकता है। तो गाइस डेव मेल्ट्जर ने भी यहां पर ये स्पेकुलेट किया है कि पॉसिबली WWE एक्सट्रीम रूल्स के अंदर रैंडी ऑर्टन और बॉबी लैशली का मैच कर सकती है, और शायद इस मैच के अंदर WWE चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन होगी। और ये मैच क्यों होगा? ये मैच होगा इस वजह से कि WWE को एक्सट्रीम रूल्स के अंदर बॉबी लैशली के लिए शायद एक अपोनेंट चाहिए जो कि अभी उनके पास नहीं था, और इस वजह से वो रैंडी ऑर्टन को बीच में मिक्स में डाल दी है। और गाइस आपने जिस तरीके से देखा ना, मैंने भी आपसे कहा नहीं कि रॉ में लास्ट में विंस मैकमैन किस डिसीजन पर पहुंचे, लास्ट में विंस मैकमैन इस डिसीजन पर पहुंचे कि रॉ की एंडिंग होगी रैंडी ऑर्टन लगाएंगे बॉबी लैशली को आरकेओ। तो इसका मतलब शायद विंस मैकमैन इसी डायरेक्शन पर जा रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन और बॉबी लैशली का उनको आगे जाकर मैच करवाना है। और क्योंकि अगला पेपर व्यू एक्सट्रीम रूल्स, तो ऐसे में यहाँ पर शायद यही एक क्लियर डायरेक्शन है कि रैंडी ऑर्टन और बॉबी लैशली का ही मैच होगा। और क्योंकि बॉबी लैशली के पास WWE चैंपियनशिप है तो फिर शायद ऐसे में यहाँ पर WWE चैंपियनशिप होगी ऑन द लाइन। अब आप लोगों को लगेगा, मुझे भी यही लग रहा है कि भाई रैंडी ऑर्टन तो जीत नहीं सकते चैंपियनशिप, क्यों जीतेंगे भाई, बॉबी लैशली की चैंपियनशिप हारने का तो चांस है नहीं। लेकिन गाइस ऐसा भी नहीं है, क्योंकि गोल्डबर्ग ने क्या कहा, गोल्डबर्ग ने ये कहा कि वो बॉबी लैशली की सोल के लिए आ रहे हैं, वो WWE चैंपियनशिप के लिए नहीं आ रहे। तो क्या पता ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि विंस मैकमैन का दिमाग भी सटक रहा है आजकल, तो वो रैंडी ऑर्टन को WWE चैंपियनशिप जितवाने। भाई एक पॉसिबिलिटी यहां पर ये भी बन सकती है, इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट मत करना कि रैंडी ऑर्टन डुअल चैंपियन नहीं बन सकते, क्योंकि आपको पता है विंस मैकमैन का दिमाग जब सटकता है तो कुछ भी हो सकता है, जब उनके दिमाग की हिलती है तो वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। और रैंडी ऑर्टन बड़े स्टार हैं, वो डुअल चैंपियनशिप होल्ड करने का मानदंड रखते हैं, ये काम वो पहले भी कर चुके हैं, आपको पता होगा। तो
कुछ भी सीन हो सकता है भाई यहाँ पर। अब देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग सीन होता है। और मैं तो भाई रैंडी ऑर्टन को देखना ही चाहूँगा डुअल चैंपियन बनते हुए, देखते हुए। इससे बड़े बात और क्या होगी। रॉ के ऊपर एक अलग फील भी आ जाएगा, और वैसे भी रॉ के अंदर टैग टीम चैंपियनशिप ही मेन अट्रैक्शन है, और उसके बाद से अगर वो WWE चैंपियन बन गए तो भाई फिर तो और भी मजा। खैर देखते हैं सीन आगे क्या बनता है। लेकिन हम लोग बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और गाइस यहाँ पर द रॉक के बारे में एक खुश करने वाली बात भी और एक दुखी करने वाली बात भी है। सबसे पहले बात करता हूं दुखी करने वाली बात। और गाइस रेसलमेनिया 38 के लिए जो बात नहीं आ रही थी कि रोमन रेंस एंड द रॉक का किसी ना किसी तरीके से कोई मैच होगा, उस बात को लेकर अब रिपोर्ट्स ये है कि शायद वो चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन गाइस खुश करने वाली बात यह है कि रेसलमेनिया 39 के लिए, जो कि हॉलीवुड वाली होगी, वहां के लिए ऑलमोस्ट रॉक को लॉक माना जा रहा है कि वहां पर तो रॉक होंगे ही होंगे। और विंस मैकमैन इस बात की श्योरिटी लेंगे, क्योंकि वहां पर विंस मैकमैन को चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया अटेंशन, क्योंकि उनको पता है हॉलीवुड वाली रेसलमेनिया के लिए तो रॉक आ ही जाएंगे किसी भी तरीके से। और गाइज इसी के रिगार्डिंग फिर हमको क्या अपडेट पता चलती है कि जो ब्रॉक लेसनर है उनके बारे में मैंने आपको बताया नहीं था कि एटलीस्ट 8 मैचेस तो अपने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो रेसल करेंगे। तो डेव मेल्जर ने इसके ऊपर और अपडेट दी कि ये 8 मैचेस नहीं होने वाले, बल्कि ये 8 से 12 के बीच मैचेस होने वाले हैं। और ये मैचेस होंगे, इसके अलावा उनकी WWE टेलीविजन के ऊपर अपीयरेंसेस अलग हैं, यानी जैसे कि स्मैकडाउन के ऊपर अपीयर होना है, फिर रॉ के ऊपर अपीयर होना, ये सारी चीजें अलग हैं। और गाइज ये सारी चीजें क्राउन जूल पेपर व्यू के अंदर रोमन रेंस का मैच होना, सर्वाइवर सीरीज में होना, ये तो होगा ही। लेकिन गाइस पॉसिबली रेसलमेनिया 38 के अंदर आपको रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच भी देखने को मिल सकता है। यानी ऐसा हो सकता है कि रेसलमेनिया 38 में, अब क्योंकि रोमन रेंस एंड रॉक के मैच होने के चांसेस तो लग नहीं रहे, फिर चाहे वो टैग टीम मैच होता है फिर कैसे भी होता, तो WWE पॉसिबली क्या कर सकती है कि वो क्राउन जूल या सर्वाइवर सीरीज जहां पर भी रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच होने वाला है, वहां से धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू करेगी। और फिर रेसलमेनिया 38 में जाकर रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो ये कुछ WWE पॉसिबली यहां पर प्लानिंग कर रही है। अभी ये कुछ शुरुआती रूमर्स आए हैं इसको लेकर, लेट्स सी आगे WWE किस तरीके से सारी चीजों को प्लान करती है। लेकिन डेफिनेटली ये यहां पर कुछ मेजर अपडेट है इसके बारे में, और देखते हैं कैसे सारी चीजें प्लान होती है। लेकिन भाई बड़े मैचेस तो जरूर है। रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस का ये वाला कैरेक्टर डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमाल धमाल तो जरूर करेगा। और गाइस फाइनल हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस के रिएक्शन के बारे में। उनका क्या रिएक्शन था 1 साल अपना रेन पूरा करने के बाद? तो सिंपली उन्होंने यहाँ पर ट्वीट डाला जहां पर उन्होंने लिखा 365 days as your यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन #सेलिब्रेट मी। तो गाइज हम लोग तो सेलिब्रेट कर चुके हैं अपना पॉडकास्ट का एपिसोड बनाकर असली अखाड़ा। अगर आप लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया तो भाई सेलिब्रेट कर लो। डिस्क्रिप्शन में जाकर असली अखाड़ा पॉडकास्ट का एपिसोड है, उसे जाकर सुनो और वापस आकर बताना हमको कि आपको पॉडकास्ट का एपिसोड कैसा लगा। लेकिन गाइज फिलहाल के लिए हमारी जो वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।